जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मित्र अंकित बंसल आपके अपने YouTube चैनल MLD क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई का ढेर सारा आनंद ले रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको यहाँ दो विषय, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एंड रीजनिंग का क्लास उपलब्ध करा रहा हूं और ये वाला क्लास होने वाला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का, जिसमें मैं आपको एक टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली संविधान सभा कंप्लीट करा चुका हूं और लास्ट क्लास में हमने आपके साथ चर्चा की थी प्रस्तावना की। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। उस प्रस्तावना की चर्चा परिचर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये क्लास ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये उपयोगी नहीं। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी, चाहे बैंक, चाहे कोई स्टेट कमीशन, XYZ कोई भी एग्जाम, आपको इस क्लास से मदद जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना है क्या, क्यों उसको उद्देश्य का कहा गया, इन सब आधारों पर मैं आपके साथ चर्चा किया था। कुछ एक फैक्ट और बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको लास्ट क्लास में दिया था। तो जिन साथियों ने लास्ट क्लास को नहीं देखा है, उनसे निवेदन है, उनसे उम्मीद है कि वो प्रीवियस क्लासेस को जरूर देखेंगे। यकीन मानिएगा, बड़ा मजा आने वाला है, बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्लास में अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अंकित बंसल। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में जाना कि प्रस्तावना है क्या। तो मैंने आपको बताया प्रस्तावना वो भूमिका है, वो आमुख है, वो इंट्रोडक्शन है जो ये बताता है कि हमारा संविधान कैसा होगा। यानी कि प्रस्तावना पर्सनैलिटी का वो हिस्सा जिससे देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। प्रस्तावना किताब का वो मुख्य पृष्ठ जिसको देखने के बाद आप ये अनुमान लगाते हैं, ये तय करते हैं कि अंदर किताब में क्या होगा। प्रस्तावना मूवी का वो ट्रेलर जिसको देखकर आप ये अनुमान लगाते हैं, ये तय करते हैं कि ये मूवी का स्टोरी लाइन क्या होगा। ठीक प्रस्तावना भी वही है, प्रश्न की वो ये बताता है कि संविधान कैसा होगा, उसके आदर्श कैसे होंगे, उसका दर्शन क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके अंदर के तत्व क्या हैं। प्रस्तावना बताता है कि भारत होगा कैसा, इसका शासन व्यवस्था कैसी होगी, इसके शासन का स्वरूप कैसा होगा। प्रस्तावना यह भी बताती है कि यह संविधान किस दिन से लागू होगा या कब बनकर तैयार हुआ, लागू नहीं, कब बनकर तैयार हुआ। तो प्रस्तावना संविधान के बनने की तिथि, संविधान का शासन का स्वरूप, तत्व, इन सब के बारे में चर्चा देता है। तो मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि आपको यह बात समझ में आई होगी। मैंने आपको बताया था कि इसको उद्देश्य का इसलिए कहा गया क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान कैसा होगा इसका दर्शन एक उद्देश्य के रूप में संविधान सभा के पटल पर रखा। उन्होंने एक पटल पर एक चीज रखी कि हम कैसे संविधान का निर्माण करेंगे, क्योंकि संविधान सभा बनकर तैयार हो गई थी, तो यह भी तय करना था कि हमारा संविधान होगा कैसा। तो उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में न्याय, समानता, बंधुता, एकता, अखंडता ऐसे तत्व होंगे और इस आधार पर आप संविधान का निर्माण करना स्टार्ट कीजिए। जिस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया और उसके बाद संविधान के निर्माण की क्रिया आरंभ हुई थी, यह संविधान सभा की क्लासेज में मैं आपको बता चुका हूं। और इसीलिए उस उद्देश्य प्रस्ताव में जो तत्व थे वही तत्व प्रस्तावना में दिखे, इसीलिए हमने इसको कहा उद्देश्य का, प्रस्तावना नहीं कहा। हमने इस प्रस्तावना को लिया अमेरिका से, क्योंकि वहां के लिखित संविधान में प्रस्तावना का वर्णन था। लेकिन मैंने एक और बात कही कि लोग कहते हैं, या यूं कहूं कि हमारे आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान उधार का थैला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमने लोगों की गलतियों से सीखा और जहां जहां जो जो अच्छा था उसको अपनी बुद्धि और विवेक से तय किया और वहां से उन अच्छाइयों को ग्रहण किया। ये ठीक उस तरीके से है जब हमारे माता पिता या बुजुर्ग ये कहते हैं कि आप ये काम मत कीजिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है, इससे आपको चोट लग सकती है, तो हम लोग उस काम को करके नहीं देखते। यानी कि हमको ये बताया गया कि जहर खाने से मृत्यु हो जाती है, तो हम उसको खाकर देखते नहीं है। हमने इस बात को स्वीकार किया और जो देखते हैं वो मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। उनको मूर्ख कहता है ये संसार, और जो नहीं देखते उनको योग्य कहता है। तो ये योग्यता का ही आधार था कि हमने आपकी गलतियों से सीखा, और यही कारण था कि प्रस्तावना का विचार, आइडियोलॉजी, संकल्पना अमेरिका से ली, तो उसकी भाषा, लिपि, शैली ऑस्ट्रेलिया से ली। वही न्याय, बंधुता जैसे, स्वतंत्रता, समानता जैसे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जैसे शब्द हम फ्रांस से लिए।
तो एक प्रस्तावना 3 अलग अलग देशों से कुछ एक आधार हमने ग्रहण किए। तो ये चर्चाएं मैं आपको अपनी लास्ट क्लास में या इससे प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और प्रस्तावना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, कुछ विधिवेत्ता जो रहे, जो विचारक रहे, उन विचारकों ने क्या क्या कहा, क्या नाम दिया इस प्रस्तावना को, वो जानते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पीटी या किसी भी एग्जाम, बैंक, एसएससी, सॉरी बैंक तो पूछा ही नहीं, एसएससी हुआ, स्टेट के जितने भी एग्जाम हैं, जहां जहां पॉलिटी पूछा जाता है, उन सब एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। और पीटी तो पूछता ही, यूपीएससी, आरएएस सब पूछता है। ठीक है, तो आते हैं और जानते हैं प्रमुख विचारकों और विधिवेत्ताओं, प्रमुख विचारकों और विधिवेत्ताओं के अनुसार प्रमुख विचारकों और विधिवेत्ताओं के अनुसार प्रस्तावना की भूमिका, अनुसार प्रस्तावना की भूमिका। तो कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्ति मुझे याद आते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम मुझे याद आता है एन.एम. पालकीवाला। क्या नाम है बेटा? ध्यान से देखिएगा, एन.एम. पालकीवाला प्रस्तावना को कह रहे हैं कि ये एक परिचय पत्र है। किसका? संविधान का। ये संविधान का परिचय दे रहा है, इंट्रोडक्शन लेटर है। ये क्या है? संविधान का परिचय पत्र है। वहीं के.एम. मुंशी कह रहे हैं कि यह संविधान का भविष्य फल है। के.एम. मुंशी क्या कह रहे हैं? के.एम. मुंशी कह रहे हैं कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का भविष्य फल, राजनीतिक जन्मपत्र ही संविधान का भविष्य फल। और एक और बात कही, राजनीतिक जन्मपत्री। आपने सुना नहीं होगा इस शब्द को शायद, राजनीतिक जन्मपत्री। राजनीति कैसी होनी चाहिए, उसका जन्म कैसे होगा, वो क्या है, उसकी जन्मपत्री भी क्या है? प्रस्तावना। यानी कि अगर किसी पार्टी के मेमोरेंडम, घोषणा पत्र में ये संविधान के मूल तत्व हो ना, संविधान का शासन का स्वरूप हो, तो उससे बेहतर घोषणा पत्र कभी नहीं हो सकता। और अगर कोई राजनीतिक पार्टी इन आधारों को लेकर चले तो इस देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये संविधान, ये राजनीतिक जन्मपत्री भी कही जाती है कि राजनीति ऐसी होनी चाहिए। दूसरी बात, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह के अनुसार, मुझे दो नाम याद आते हैं यहां पर। न्यायमूर्ति, बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, ये इकलौते ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे, कार्यकारी राष्ट्रपति में रहे। इकलौते एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह और ठाकुरदास भार्गव, ये इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप कह रहे होंगे सर संविधान की आत्मा, हमने तो कुछ और पढ़ा, हमने तो अंबेडकर को सुना कि अंबेडकर संविधान की आत्मा कहते हैं। तो बेटा, अंबेडकर संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहते हैं, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो विशेष रूप से याद रखिएगा। ठाकुरदास भार्गव और एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। किसको? प्रस्तावना को। तो क्या कहा? इसको आत्मा कहा। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कौन कह रहे हैं? एम हिदायतुल्लाह और ठाकुरदास भार्गव। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, यकीन ना हो, पुलिस के एग्जाम ने इस प्रश्न को पूछा है, ठीक है, यूपी पैट में इस प्रश्न को पूछा गया है, ठीक है। अर्नेस्ट बाकर ने इसको कहा कुंजी नोट। अर्नेस्ट बाकर क्या कह रहे हैं?
अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को क्या कहा? कुंजी नोट। प्रस्तावना क्या भैया? अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार कुंजी नोट है, यानी कुंजी आप देखिए तो आपने उसको शॉर्टकट में चीजों को बनाया कि वो कंक्लूड करके आप नोट्स तैयार करते हैं ना, वो है अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार। कि आप इसे पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा संविधान क्या है। वहीं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति सुभाष कश्यप, सुभाष कश्यप के शब्दों में प्रस्तावना क्या है? संविधान शरीर है तो प्रस्तावना आत्मा। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं संविधान शरीर है तो उद्देश्य का आत्मा है। संविधान शरीर है तो उद्देश्य का आत्मा है, उद्देश्य का आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। क्या कहा? दूसरी बात इन्होंने कहा कि उद्देश्य का आधारशिला है, उद्देश्य का आधारशिला है आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर उद्देश्य का घर के मकान की नींव है तो संविधान उस पर खड़ा हुआ मकान है। तो मेरे प्यारे साथियों, सुभाष कश्यप ये कहना चाह रहे हैं कि उद्देश्य का मकान की क्या है? नींव है, और आप इस नींव से छेड़खानी करोगे तो मकान गिर जाएगा, ढह जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो एनएम पालकीवाला इसको इंट्रोडक्शन लेटर कह रहे हैं, के एम मुंशी इसको भविष्य में मिलने वाला फल कह रहे हैं, राजनीतिक जन्मपत्री कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी इसको लेकर आगे चली तो देश का विकास सुनिश्चित। ठाकुरदास भार्गव, एम हिदायतुल्लाह इसको संविधान की आत्मा, अर्नेस्ट बार्कर इसको कुंजी नोट। तो सुभाष कश्यप ने तो कुछ अलग ही कहा। उन्होंने कहा कि संविधान अगर शरीर तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। उन्होंने कहा कि अगर उद्देश्य का आधारशिला तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। मकान है, उद्देश्य का नींव है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको यहां तक समझ में आई होगी। ये बड़े ही महत्वपूर्ण, किसी भी एग्जाम के लिए जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीटी के लिए हैं, एसएससी के लिए, यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। आगे चलते हैं और आगे चीजों को जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। चलिए, तो अगली बात करता हूं, प्रस्तावना का वर्णन करता हूं मैं आपके लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने साथियों के लिए। तो ध्यान से देखिएगा प्रस्तावना का वर्णन। प्रस्तावना का वर्णन, प्रस्तावना का वर्णन करेंगे साथियों। और सबसे पहली बात करूंगा कि शक्ति का स्रोत। प्रस्तावना क्या है भैया? प्रस्तावना सबसे पहली बात है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा मजेदार होने वाला है यहां से सब कुछ। प्रस्तावना है शक्ति का स्रोत। इन सब चीजों को एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूं आपके साथ। थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, पेशेंस कीजिएगा। शक्ति का स्रोत किसका? शासन का, संविधान का। किसकी? शासन की, संविधान की। शासन की, संविधान की शक्ति का स्रोत। और वो कैसे है मेरे दोस्तों? यहां पे हम कलर थोड़ा सा ये लेते हैं, हम
भारत के लोग। प्रस्तावना जब आरंभ होती है ना, तो वो आरंभ होती है हम भारत के लोग से। तो प्रस्तावना ये बताती है कि संविधान की शासन की शक्ति का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग हैं। और कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को सब्र कीजिए, देखते जाइए। पहली बात। दूसरी बात है शासन का स्वरूप, प्रकृति, नेचर ऑफ अथॉरिटी। अगली बात क्या है, प्रस्तावना किसका वर्णन करता है, शासन का स्वरूप और इसकी प्रकृति का वर्णन करता है कि अथॉरिटी का स्वरूप कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। तो अथॉरिटी के नेचर के बारे में जब प्रस्तावना बात करता है, तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो पहली बात क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कंप्लीट सोवरिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र, गणराज्य। तो भारत के शासन का स्वरूप कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। ये इसके शासन का स्वरूप है। और इसको भी एक एक बिंदु को, एक एक शब्द को बड़े ही प्यार से एक्सप्लेन करके जानेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है। और संविधान शासन का उद्देश्य प्रस्तावना में क्या नहीं है यार। अगली बात, संविधान शासन का उद्देश्य क्या होगा, संविधान का उद्देश्य क्या है, शासन का उद्देश्य क्या है। अगली बात क्या है, संविधान या शासन का उद्देश्य। दिल पे हाथ रख के बताइएगा कभी इस तरीके से प्रस्तावना को पढ़े हो। संविधान का शासन का उद्देश्य, तो पहला, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पर्पज ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी है क्यों, क्या काम है उसका अथॉरिटी का। और आज इस बात को दिमाग में बैठाइएगा कि क्या अथॉरिटी जो है, जो शासन है, जो शासन व्यवस्था चल रही है, जिनको हमने अपनी स्वतंत्रता, अपने कुछ अधिकार सौंपे हैं, क्या उनका जो पर्पज, जो शासन का उद्देश्य प्रस्तावना में, संविधान में मेंशन है, क्या वो उसी को प्राप्त कर रहे हैं या उससे कहीं भटक गए हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है, न्याय। पहला उद्देश्य क्या है दोस्तों, न्याय है सबसे पहला उद्देश्य। और न्याय कैसा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों तरीके का न्याय। कैसा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि न्याय, क्या इन तीनों आधारों पर न्याय प्राप्त दिया जा रहा है शासन के द्वारा। शासन इन तीन आधार पर न्याय कर रहा है, विचार कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर रहा आप, लेकिन विचार करें। अगली बात, अगली बात, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। अगला अगला क्या है, पर्पज क्या है शासन का, इंडिपेंडेंस। किसकी, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की। स्वतंत्रता किसकी, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना। तो विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि आप अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकें, आप अपने विश्वास को स्वतंत्र रूप से दर्शा सकें। आप, यानी कि आपका किस में विश्वास है, किस धर्म, किस पंथ, किस राजनीतिक व्यवस्था, किस जगह आपका विश्वास है, आप उस विश्वास को स्वतंत्र रूप से, आप खुद को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकें, आप स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को मान सकें, आप स्वतंत्र रूप से अपने उपासना को कर सकें। तो क्या इस पर कार्य किया जा रहा है, ये पर्पज है हमारे संविधान का, हमारे शासन का। अगली बात, समानता। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है बेटा समानता। कलर चेंज करते हैं।
अगला पॉइंट समानता, और समानता किसकी? अवसर की, प्रतिष्ठा की। समानता किसकी? अवसर की, अवसर की, प्रतिष्ठा की। यानी कि सबको समान अवसर मिलेंगे, समान प्रतिष्ठित होने के मौके मिलेंगे, ऐसी समानता होनी चाहिए। क्या ऐसा चल रहा है? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, बंधुता, भाईचारा। अगला पॉइंट क्या है? बंधुता, भाईचारा। यानी कि आपसी विवाद से दूर रहेंगे और समाज में क्या रहेगा? भाईचारे पर काम करेगा शासन। शासन कैसे समाज का निर्माण करेगा? जहां समाज एक साथ एक धागे में प्रो कर रह रहा होगा, भाई भाई बनकर रह रहा होगा। व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखेगा, व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखेगा, यानी कि व्यक्ति के मान का, सम्मान का ध्यान रखेगा। वो एक सम्मानपूर्ण तरीके से जीवन जी रहा हो, एकदम मूंछों में ताप देकर, छाती चौड़ी कर कर जी रहा हो कि ये मेरा भी देश है और मैं इस देश का नागरिक हूं। उसको दब या उसको किसी भी आधार पर, जाति, धर्म, किसी भी लिंग, किसी भी आधार पर उसको अपने आप को यह महसूस ना करना पड़े कि मैं कमजोर हूं। यानी कि यह देश हर जाति, हर धर्म, हर व्यक्ति का है। जो इस देश में रहता है, इस देश का नागरिक है, तो उसकी गरिमा का। अगला और अंतिम, और अगर ये सब कुछ पर्पज राष्ट्र पूरा करता है तो एक महत्वपूर्ण पर्पज जो है, जो राष्ट्र को राष्ट्र बनाए रखता है, वो खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा, और वो है राष्ट्र की एकता और अखंडता। वो क्या है? एकता और अखंडता। यानी कि अगर शासन अपने इन उद्देश्यों को पूरा करता है ऊपर के, तो एकता और अखंडता स्वतः बनी रहेगी। यही तो है आपकी और हमारी प्रस्तावना, यही तो है भारत के संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य। मेरी बात आपको समझ में आई? प्रस्तावना के उद्देश्य हम जाने क्या है, बात समझे? तो ये है आपका प्रस्तावना। अगली क्लास में मैं आपके साथ बात करूंगा, छोटी क्लास ले रहा हूं क्योंकि समझाने वाली बातें हैं। अगली क्लास में मैं आपके साथ बात करूंगा एक एक बिंदु की, जैसे हम भारत के लोक की, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जितने भी शब्द इस बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहे हैं आज, इन सब शब्दों को एक एक करके उठाएंगे, एक एक करके इन शब्दों की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा और डिटेल में इन शब्दों को जानेंगे कि इन शब्दों का मतलब क्या है, मायने क्या है, अर्थ क्या है, विश्व क्या मानता है, देश क्या मानता है, और कब किस शब्द को जोड़ा गया। तो इस तरीके से प्रस्तावना को पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा। एक अलग तरीके से प्रस्तावना को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, और ऐसा मेरा मानना है कि आपने इस तरीके से प्रस्तावना को शायद कभी पढ़ा हो। तो मेरे प्यारे साथियों, फिर कह रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है, और विज्ञान को रटना नहीं पड़ता, समझना पड़ता है, और उसी आधार पर इसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यह पूरी प्रस्तावना आपके सामने लिखी हुई है और इसको 3 भागों में तोड़ा, एक शक्ति के स्रोत, एक शासन की स्वरूप प्रकृति और उसका उद्देश्य। अगर ऐसा है तो आपका देश बहुत ऊपर जाएगा। और आप देखिए हमारे देश को, हमारी शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग हैं, और ऐसा शासन है जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र है, गणराज्य है, और जिसके उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति गरिमा, एकता, अखंडता। ये सब बनी रही तो क्या होगा? राष्ट्र स्वतः ही अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बेहतर लगी होगी, और अगर आपको सच में ये क्लास बेहतर लग रही है, आपको लगता है कि हम लोग आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, आपका ये भाई आपके साथ मेहनत कर रहा है, तो इस भाई को ढेर सारा प्यार दें, लाइक के रूप में इस भाई को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब के रूप में इस भाई को ढेर सारा प्यार दें, शेयर के रूप में इस भाई को ढेर सारा प्यार दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के रूप में। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को आज के लिए विराम देता हूं। कल फिर मिलूंगा आपके साथ इसी जगह, इसी प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा MLD क्लासेस पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। जय हिंद।